हाँ जी, देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 47 है। पिछले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था काकोरी हत्याकांड, काकोरी डकैती कांड ना। काकोरी डकैती में हुआ क्या कि फांसी उसी हो गया, इस तरह से अंग्रेजों ने संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया। बात समझ रहे हैं? तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके बाद मतलब छिन्न भिन्न हो गया। बाद में उसके बाद ये छिन्न भिन्न जो हो गया तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा पंजाब में मार्च 1926 में स्थापित किया था। नौजवान भारत सभा, इसके संस्थापक में भगत सिंह हैं, छबीला दास हैं, यशपाल हैं। मतलब ये अपना वो लोग तो HRA में थे ही। उसके बाद जब ये काकोरी रेल डकैती हो गया, उसके बाद सरकार ने जो एक्शन लिया तो इन्होंने अपना उससे अलग होकर जो वहाँ से छूटे थे, नौजवान भारत सभा पंजाब में मार्च 1926 में स्थापित किया। संस्थापक में कौन है? भगत सिंह है, छबीला दास है, यशपाल है, भगवती चरण बोहरा है। भगवती चरण बोहरा के बारे में याद रखिएगा कि भगवती चरण बोहरा ने एक बुक लिखा था फिलोसफी ऑफ द बम्स। ये बहुत ही फेमस बुक था और ये नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र भी यही लिखे थे। बात समझ रहे हैं? मतलब ये इंटेलेक्चुअल आदमी थे इस सभा में। ठीक, अब देखिए ये नौजवान सभा का उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाना और अंग्रेजी सत्ता का अंत और मजदूरों और किसानों का राज। थोड़ा सा समझिएगा, मजदूरों और किसानों का राज। अब ये क्या था ना कि अंग्रेज समझ रहे थे कि भारतीय युवा किस ओर अग्रसर हो रहे हैं, इनकी विचारधारा क्या है और इनका डायरेक्शन किस दिशा में जा रहा है। मतलब इस क्रांति को सप्रेस करने का एक भी कसर नहीं छोड़ा। सब नहीं छोड़ने के पीछे वो सबका मोटिवेशन था कि समझ रहे थे हुआ क्या था कि रूस में, ठीक, जार शासन का अंत 1917 ईस्वी में मजदूरों और किसानों ने ही मिलकर एक संगठित करके किया था। और ये भगत सिंह उस सबसे ही प्रेरित थे, लेनिन से। बात समझ रहे हैं? समाजवादी विचारधारा, मजदूरों और किसानों का संगठन बनाकर रूस में क्रांति हो चुकी थी, जार शासन का अंत हो चुका था। इसलिए अंग्रेज सतर्क थे, ठीक, कि इस तरह के युवा, इस तरह की विचारधारा भारत में ही पनप रही है। वर्ल्ड लेवल तो देख ही रहे होंगे, समझ रहे हैं? इसलिए अब मजदूरों और किसानों का राज हो ना, मतलब समाजवादी विचारधारा, गवर्नमेंट नहीं, लेनिन का जो विचारधारा था उससे। अब इसी नौजवान भारत सभा के अंतर्गत एक छात्र संघ की स्थापना किए थे। बात समझ रहे हैं? मतलब नौजवान भारत सभा के अंतर्गत छात्र संघ की स्थापना किए थे। ये छात्र संघ कृति किसान पार्टी, यानी कि वहाँ की लोकल पार्टी है पंजाब की, कृति किसान पार्टी के साथ मिलकर पंजाब के हर गांव में छात्र संघ का स्थापना हुआ था। बस समझ, शाखा खुला हुआ था। इससे हुआ क्या कि पंजाब के युवा एक जुड़ते गए, मतलब एक तरह से संगठित व्यवस्थित तरीका से ब्रांच खुला हुआ था। बात समझ रहे हैं? मतलब जो भी है वो उस नौजवान सभा ये कार्य कर रहे थे पंजाब में। कौन? भगत सिंह। और भी छोटे मोटे थे जो क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने सोचा कि हम लोग अलग अलग होकर नहीं लड़ सकते, छोटे मोटे क्रांतिकारी घटना का हम लोग ऐसे अलग अलग होकर तो नहीं लड़ेंगे, अंग्रेज संगठित हैं, तो हम लोग क्यों ना सारे लोग मिलकर, अगर उद्देश्य सेम है, भारत की आज़ादी, समाजवादी विचारधारा ना, अंग्रेजों से छुटकारा पाना, अगर हम लोग का उद्देश्य सेम है तो क्यों ना हम लोग मिलकर एक संगठित रूप से और सुव्यवस्थित तरीका से क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम दिया जाए। इसी क्रम में चंद्रशेखर आज़ाद ने 10 सितंबर 1928 को
छोटे छोटे संगठन को इकट्ठा किए। बात समझ रहे हैं? छोटे छोटे संगठन जो उस क्रांतिकारी विचारधारा से सहमत थे, जैसे आज नहीं देख रहे हैं इंडिया गठबंधन वाला, जो मोदी के विपक्ष में है सबको एक करो, ठीक है, जो मोदी के विपक्ष में है वो आपका समझिए कि दोस्त है, मोदी का दुश्मन मेरा दोस्त। इसी विचारधारा और इसी थॉट के तहत देखिएगा कि हुआ है। अगर ये लोग हार गए तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बात समझ रहे हैं? इस तरह के विचारधारा कि जो भी बीजेपी से खुन्नस में है सबको एक कर लो ना। कितना 20-25 पार्टी है, शायद कितना पार्टी है, मतलब 2-3 को छोड़कर सब एक हो गया है लोग। अरे इतिहास अपने आप में रिपीट करता है। एगो 10 राज युद्ध भी हुआ था, हाँ, सब लोग मिलकर हार गए थे ना। ठीक उसी तरह चंद्रशेखर आजाद ने छोटे छोटे संगठन को इकट्ठा किया। कहाँ किया जी? तो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली 10 सितंबर 1928 को। और जो पिछला संगठन था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बात समझ रहे हैं? इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी विचारधारा के ये लोग थे, मतलब लेनिन से प्रभावित थे, रूस की क्रांति से प्रभावित थे। समाजवादी विचारधारा क्या है हम आप लोग को बताए हुए हैं। किसानों और मजदूरों का राज हो ना, और देश के संसाधन पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, सारे व्यक्ति का अधिकार हो ना। पीछे हम बताए हैं समाजवादी विचारधारा क्या है, बढ़िया से देखिएगा, ठीक। अब HSRA के गठन में संस्थापक सदस्य में चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल, चंद्रशेखर आजाद ही मुख्य हैं, और जो जो संगठन में जुड़ते जाएंगे सब लोग हो जाएगा। भगत सिंह ने इसका अपना मर्ज कर दिया, ठीक। तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल, ये लोग सब मिलकर फिरोज शाह कोटला में HSRA का गठन किए। उद्देश्य यही है, क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन मतलब क्या? वही व्यवस्था कि युवाओं को भर्ती करना, प्रशिक्षण करना, ट्रेनिंग देना, बम बनाना, धन की व्यवस्था करना, हथियार की व्यवस्था करना, यही सब, ठीक। और भारत में एक नया जोड़ा, समाजवादी गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र तो हो मगर वो समाजवादी, समाजवादी को अच्छी तरह समझाए हैं कि स्थापना इन लोग का उद्देश्य था। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे पार्टी मिलकर एक बड़ी और संगठित सुव्यवस्थित पार्टी बनी, क्या? HSRA। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ना। अब देखिए, ई पार्टी, ई भगत सिंह वाला मिल गया, इधर मिल गया। अब इस HSRA के अंतर्गत 3 घटनाएं जुड़ी हुई हैं जो क्रम से समझना है कि उस HSR के मतलब संगठन जो था उसने कौन कौन से घटनाएं की और क्यों की, कारण क्या था, मतलब देश में माहौल क्या बना, इसको समझना है और व्यवस्थित ढंग से समझना है। इसको समझिए शांतिपूर्ण। एक था सैंडर्स हत्याकांड 17 दिसंबर 1928। आप इससे परिचित हो और फेमस भी है, सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड ना। अब देखिए मामला क्या था, पहले समझेंगे कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, ठीक ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें मुख्य बातें यही थी कि मुसलमानों के भी, सभी जातियों को लगभग, हाँ, सबको पृथक निर्वासन की बात की गई थी। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया ना, तो होना था कि 10 साल बाद इसका सर्वे होना था, ठीक। तो उसके लिए आया था 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य ही था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया है उसको जाकर देखिए, आप लोग सर्वे कीजिए कि क्या है, कैसे है ना। और 1928 में साइमन आयोग भारत आया। अब विरोध इस बात का था ना कि आप आए हैं
एक समिति बनाए हैं जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का समीक्षा करेगा। अब इस समीक्षा करेगा तो उसमें 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज। ये कैसे हो सकता है जी, बताइए। तो आप तो अपने ही हिसाब से देखोगे ना, भारतीयों को कहाँ उसमें शामिल किए और भारतीय मत और विचार को कहाँ जाने आप। एक मतलब रूम में बैठकर आप डिसीजन ले लोगे कि सब ठीक है, ठीक है। भारतीय अपना जो रहेगा तब ना समझेगा। आप ये भी देखे होंगे कि राम मंदिर का जो जजमेंट हुआ ना, उसमें एक मुसलमान जज भी थे, वो रखा गया था। जाति जाति लोग कहता है, मगर मुसलमान है इसीलिए रखा गया था कि आप भी देखिए साक्ष्यों को, कि पक्षपात का आरोप ना लगे। ये तो पूरी 7 को था, बात समझ रहे हैं, क्यों अंग्रेज था। इसी बात का विरोध हो रहा था, ठीक। विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय, लिखे नहीं है मगर आप समझते हैं, लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, ठीक, कि हम लोग विरोध प्रदर्शन शांति रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसका? साइमन आयोग का। साइमन गो बैक का नारे उरे भी लगे ना, ठीक। अब हुआ क्या कि विरोध लाहौर में हो रहा था 30 अक्टूबर 1928 को। 30 अक्टूबर 1928 का साइमन आयोग आ गया है, 28वें में है अभी। तो विरोध कहाँ? लाहौर में। अब लाहौर का तत्कालीन उस समय एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी से ऊपर होता है, ठीक, जे स्कॉट था। जे स्कॉट, उसने आदेश दिया कि कोई जनसभा और कोई जुलूस नहीं होगा। मतलब लाहौर के एसएसपी ने आदेश दिया कि लाहौर में कोई जनसभा और कोई जुलूस नहीं होना चाहिए। अब लाला लाजपत राय ने क्रांतिकारी आदेश का क्रांतिकारी थे, ठीक। लाला लाजपत राय क्या थे? क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों ने निर्णय किया कि हम आदेश का उल्लंघन करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी मांगें पूरी कीजिए और शांतिपूर्ण हम लोग करेंगे। मतलब एकदम शांतिपूर्ण जुलूस जाएगा, कोई नहीं हल्ला, कुछ नहीं होगा, फिर भी हम आदेश का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि ये सरासर गलत है। इसी आदेश का उल्लंघन करेंगे लाला लाजपत राय, और अपने मतलब शांतिपूर्ण था। अब हुआ क्या था कि एएसपी असिस्टेंट है, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये था सैंडर्स। तो जब ये शांतिपूर्ण ये कर रहे थे तो सैंडर्स ने लाठी चार्ज का आदेश दिया। लाठी चार्ज का आदेश ही नहीं दिया, बल्कि स्वयं लाठी लेकर उतर गया और क्रांतिकारियों पर प्रहार करने लगा। बात समझ रहे हैं? मतलब छितर भितर कर दिया। और उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय ने को लाठी पड़ी और बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। आप लोग एक कोट पढ़े होंगे, ठीक, क्या कोट है जी? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। ये आप पढ़े होंगे। आप पूछता भी है ये कोटेशन ना, तो ये बताइए कि कब कहे होंगे? जब लाठी चार्ज हो रहा होगा, वो गिरे होंगे, तब कहे होंगे। आपको क्या लगता है? नहीं तो कहाँ? तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो इतना कवरेज, ये कोटेशन कैसे आ जाता है? कोटेशन जब तक कहीं आधिकारिक तौर पे नहीं बोलिएगा ना, कोटेशन ये नहीं आता है। आप मान लीजिए जब लाठी चार्ज हो रहा होगा, जब वो गिरे होंगे, इमेजिन कीजिए, तब ये कोटेशन बोले होंगे। नहीं तो हुआ क्या, देखिए कि लाठी चार्ज तो हुआ, तो उसी शाम लाहौर में ही एक मोरी गेट है। ये पूछता है ये कहाँ बोले थे, ठीक है। जो कोटेशन है, तो कोटेशन तो सब लोग याद रखा है, जानता है एग्जामिनर। तो ये पूछता है कि बोले कहाँ थे। तो उसी शाम, जैसे जुलूस छिन्न भिन्न हो गया, उसी शाम मोरी गेट पर भाषण हुआ और उसी में वो बोले थे कि भाषण के दौरान जनता को संबोधन करते हुए कि मेरे शरीर पर पड़ा एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश समाज के ताबूत के एक एक कील साबित होगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ लिख दिए,
अब देखिए पुलिस मैनुअल में ये क्या था ना, सैंडर्स जो था एक तो स्वयं लाठी लेकर उतरा हुआ था, और दूसरी बात कि पुलिस मैनुअल में है कि लाठी चार्ज आपको कमर के नीचे करना है। बात समझे? आज भी देखिएगा मतलब भीड़ को तितर बितर करने के लिए सरकार लाठी चार्ज का जब आदेश मिलता है तो ऐसे लाठी दिया जाता है, ऐसे कि नीचे ही जाए, ये नहीं कि ऐसे, ये ऊपर से मारा हुआ था। बात समझ रहे हैं? और उसी शाम मोरी गेट पर भाषण हुआ, ये बात हुआ। अब देखिए ये 30 अक्टूबर की घटना है और 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि लाठी चार्ज में जब घायल हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, उसके बाद उसी दौरान मतलब लगभग 17 दिन ना बाद उनकी मृत्यु होगी। अब इस मृत्यु के बाद ठीक शोक सभा आयोजित हुआ, तरह तरह के लोगों के नेताओं का बयान आने लगा, शोक सभा आयोजित हुआ। इसी बयान के क्रम में CR दास की पत्नी है बसंती देवी, उनका एक बयान आया जो भारतीय युवाओं में एक खून की तरह मतलब रौद्र रूप भर दिया। उनका बयान था कि मैं तो एक अबला नारी हूँ, ठीक, क्या भारत के युवाओं में पुरुषत्व तो खत्म हो गया है, मुझे इसका जवाब चाहिए। मतलब इनडायरेक्ट रूप से इशारा की कि ये तो मतलब गजब की घटना है ना, ये तो अत्याचार की पराकाष्ठा है। तो CR दास वही कौन हैं ये हैं चितरंजन दास, जो अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्यों में भी थे ना। बात समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक अबला नारी हूं, क्या भारत के युवाओं में पुरुषत्व खत्म हो गया है, मुझे इसका जवाब चाहिए। और इस बयानबाजी और इस तरह के विरोध प्रदर्शन के बाद ठीक ना HSRA ने स्कॉट की हत्या का प्लान बना लिया। मारना चाहते थे किसको? क्योंकि आदेश किसका था? SSP स्कॉट का था। घटना स्थल पर था सैंडर्स, ये था ASP, ये स्वयं उतरा था। तो HSRA ने स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया कि इसको मारना है। अब मारने की प्लानिंग सेट हुई कि कैसे मारना है। बात समझ रहे हैं? सारा प्रबंध मैनेजमेंट ठीक, कि कैसे घटना को अंजाम देना है, कैसे क्या करना है, जैसे मास्टरमाइंड कहा जाता है ना, वो किए थे प्रबंध सुखदेव। क्या किए थे? सुखदेव मैनेजमेंट किए थे। घटना को एक कोई भी करने जाइए घटना तो एक दूसरे से जुड़ी रहती है, पूरा एक फ्रेम बनाना पड़ता है सिस्टमैटिक ढंग से। तो इसके लिए 4 लोगों को चुना गया। हाँ बात समझिए, 4 लोगों को चुना गया। भगत सिंह, राजगुरु ठीक, चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल। मतलब ये 4 लोग, नाम भी याद रखिएगा, ये 4 लोग घटना को अंजाम देने वाले थे। और सुखदेव जो है सारा मैनेजमेंट और प्रबंध किए हुए थे। अब देखिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल। अब जय गोपाल का काम ये था ना कि इनको टोह लेना था, मतलब मुखबरी जिसको आप बोलते हैं, जय गोपाल का वो काम था कि आप बताना, इशारा करना, जाओ उधर देखो। एक ना होता है कोई भी घटना कीजिएगा ना तो बिना मुखबरी का होता नहीं है, ठीक। तो मुखबरी का काम था जय गोपाल का, ठीक। अब ये छुपे हुए थे, आप पिक्चर में भी देखे होंगे तो आपको चित्रित रूप में आ जाएगा। ये छुपे हुए थे और टोह ले रहे थे कि कब आ जा रहा है। अंग्रेजवा सब दिखता एक के जैसा था। बात समझ रहे हैं? ये निकला अपने ऑफिस से तो ये इशारा किए, तो था उस समय मारना क्या था किसको? स्कॉट को, मगर वो था सैंडर्स। सैंडर्स को स्कॉट समझकर इशारा कर दिए ये, ठीक, कि आ रहा है। बात समझ रहे हैं? वो सब एक जैसे टाइप का दिखता है, जय गोपाल। बात समझ रहे हैं? अब पहली गोली, फर्स्ट गोली, ध्यान देना, फर्स्ट गोली जो सैंडर्स को लगा वो राजगुरु ने चलाया। ये भी पूछता है कि जैसे है ना कि आ रहा था, फर्स्ट गोली जो चला वो राजगुरु के पिस्तौल से चला और वहां गिरा। उसके साथ 2 हवलदार भी होंगे, अकेले तो होगा नहीं। एक था मिस्टर कॉर्न, यहां लिखे हुए हैं,
और दूसरा था चनन सिंह। तो राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चलाया, भगत सिंह ने मिस्टर कॉन पर गोली चला दिए और चंद्रशेखर आजाद चनन सिंह को मार दिए। ये दोनों ये था। उसके बाद भगत सिंह ने मिस्टर कॉन को मारा ही मारा, सैंडर्स पर भी 3-4 गोली दाग दिए। मतलब फर्स्ट चलाने वाले राजगुरु और उसके बाद भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद चनन सिंह को मार दिए, भगत सिंह ने मिस्टर, मतलब कुल 3 लोगों की हत्या हो गई ना। इस घटना के बाद देखिए ये लोग तो, इस घटना के बाद ये लोग लाहौर में छुप गए। ये लाहौर की घटना है, लाहौर में ये भी हुआ था, लाहौर में ये भी हुआ था। ठीक, ये लोग लाहौर में तरह तरह जगह छुप गए, अरेस्टिंग होने लगा। बात समझ रहे हैं? अरेस्टिंग होने लगा तो इन लोग का जो उद्देश्य था, ठीक, तो लाहौर में हस्तलिखित पर्चा और लेटर लिख करके हमारा इस हत्या के पीछे क्या उद्देश्य है, हम लोगों ने क्यों हत्या किया है, लोगों को बताना जरूरी था। क्योंकि अंग्रेज चाह रहे थे कि आतंकवादी घोषित कर दें हम ना, तो अपना मंतव्य बताना, युवाओं को बताना कि हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए हाथ से लिखा हुआ पर्चा, लेटर लाहौर की गलियों में फेंकते चले गए, अपना विचारधारा लोगों को बताते चले गए और छुपे हुए थे। उसी लेटर में देखिए क्या लेटर लिखा था, लेटर में क्या लिखा हुआ था, भगत सिंह के हस्त द्वारा लिखित है। वो लेटर को हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक, एक गुलाबी रंग का पोस्टर था, ठीक, और लाहौर की गलियों में चिपकाने लगे, ठीक, लोगों को बांटने लगे कि इस घटना के पीछे हमारा क्या उद्देश्य था। मतलब ये घटना हो गई, लाहौर में छिप गए, पीला गुलाबी, ये पूछता है गुलाबी पर्चा था ये, ठीक, गुलाबी पर्चा था और इसमें हाथ से लिखा हुआ था। और उन लोग की विचारधारा देखिए कि किस तरह के विचारधारा से ओत-प्रोत थे, हम पढ़ दे रहे हैं। आप लोग लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। उस पर्चा में क्या था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। सारे संसार ने आज देख लिया है कि भारत के लोगों का रक्त अभी जमा नहीं है, भारत की जनता अभी निष्प्राण नहीं हुई है। वो अपनी आन बान और शान के लिए, इस भारत माता की सेवा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार है। हमें खेद है कि इसके लिए हमने एक मनुष्य की हत्या की है, लेकिन वो व्यक्ति इस शोषित करने वाली सरकार का कारिंदा था और स्वतंत्रता की देवी के वेदी पर रक्त चढ़ाना अनिवार्य है। यदि रक्त की मांग की जाती है तो हम इस रक्त के लिए भी तैयार हैं। तुम्हारे तमाम विरोधों और कानूनों के बावजूद हम क्रांति को करते रहेंगे। भले ही हमारे पास इतने हथियार नहीं हैं कि पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी क्रांति को अंजाम दे सकें, लेकिन इतने भी कम नहीं हैं कि हम अपने देश की सम्मान की रक्षा ना कर सकें। आप कितने भी कानून बनाते रहें, कितने भी प्रकार से हमारा दमन करते रहें, लेकिन हम क्रांति की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और फांसी के तख्त से भी यही आवाज़ आएगी, इनकलाब जिंदाबाद। इस तरह के पर्चे और इस तरह के मतलब लाहौर की गलियों में पोस्टर छिपकाए गए, छापे गए, बांटे गए उसी शाम अगले दिन। बात समझ रहे हैं? अब ये घटना जब हो गई, ठीक, तो वहाँ से निकलना था, मतलब लाहौर से निकलना था। तो हुआ क्या कि भगवती चरण बोहरा, बात समझ रहे हैं, कि पत्नी है दुर्गा देवी और उन्हीं का बेटा है सांची और भगत सिंह। तो ये भगवती चरण बोहरा भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा देवी, उन्हीं का बेटा सांची और भगत सिंह पति पत्नी और बच्चा बनके निकल गए लाहौर से। और चंद्रशेखर आजाद साधु का भेष धोकर निकल गए। मतलब वहां से वो लोग निकलने में भी सफल रहा और विदेश चले गए।
बात समझ रहे हैं। इस सारी घटना के बाद जो हो गया, उसके बाद महात्मा गांधी का यंग इंडिया में एक लेख लिखा। उनकी विचारधारा देखिए कि वो क्या कह रहे थे, वो क्या मानते थे। आपको इससे विचारधारा का पता चल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यंग इंडिया में लेख लिखे थे। महात्मा गांधी का बयान क्या था इस घटना के बाद, कि नौजवानों को इस प्रकार के जो क्रांतिकारी कृत्य हैं उनको यह सोचना चाहिए कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं वो इस तरह के एक दो हिंसक घटनाओं से विजय नहीं प्राप्त कर सकते। महात्मा गांधी का कहना था कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उससे एक दो ऐसे घटनाओं से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता की देवी एक विवेकपूर्ण, धैर्यपूर्ण और रचनात्मक बलिदान मांगती है। विचार में अंतर देखिए बस। वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की देवी अगर रक्त मांगती है तो रक्त तो हम देने के लिए तैयार हैं। इनका विचार था कि हाँ, स्वतंत्रता की देवी मांगती तो है बलिदान, मगर वो विवेकपूर्ण, धैर्यपूर्ण और रचनात्मक बलिदान मांगती है, जो एक लंबे अंतराल और संघर्ष के बाद प्राप्त होगा। ये भी विचार उत्तम है। बात समझ रहे हैं कि सही बात है। आप जिस चीज़ की तैयारी भी कर रहे हो ना, तो आप सोचोगे कि बस आजे भर पढ़ कर काल तक एग्जाम में निकाल देंगे, नहीं होता है। देखिएगा, कोई मोटिवेट कर दे, चाहे कोई आपका दोस्त हो जाए, चाहे कोई आपको इंसल्ट कर दे, तो आजे सोचेंगे ठीक कि काल्हे पढ़ के तो IAS बन जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। वही वाला चीज़ है कि आपकी सफलता एक विवेकपूर्ण और धैर्यपूर्ण रचनात्मक बलिदान मांगेगी, और जो एक लंबे अंतराल और संघर्ष के बाद प्राप्त होगा। 1 मिनट में IAS बन जाइएगा, ब्रेकअप हो गया तो है? वो नहीं होता है। वो पिक्चरे में होता है कि एक सीन में दिल टूटा, दूसरे में IAS, शादी में जरूर आना। समझ रहे हैं? वो पिक्चर में है, बीच का तो देखा ही भी नहीं किया है उस पिक्चरवा में। एक सीन में दिल टूटा, उसको दिखाया नहीं, और दूसरे सीन में IAS दिखा रहा है, बीचवा में का कौन दिखाएगा? समझ रहे? वो पिक्चर में होता है। इस तरह से भावनाएं नहीं होती हैं। ये बलिदान तो चाहिए, मगर कौन चाहिए? विवेकपूर्ण, मतलब आप विजडमफुल, धैर्य भी होना चाहिए, और रचनात्मक, क्रिएटिविटी भी होना चाहिए, आप में होना चाहिए, और तब जाके आप सफलता आपको प्राप्त होगी। और भी कह रहे हैं कि ये चीज हुआ लंबे अंतराल और संघर्ष के बाद प्राप्त होगा। देख रहे हैं एक एक शब्द कितने सोच समझ कर लिखा गया है। बात समझ रहे? इस तरह की बयानबाजी हुआ, और यहां से वो लाहौर से निकलने में सफल हो गए। क्लियर हो गए? क्लियर हो गया। सैंडर्स हत्याकांड 17 दिसंबर 1928। अब ये लोग चले गए विदेश, ठीक। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वहां से लाहौर से निकल गए। फिर भी इन लोग का मानना था कि सरकार तो बहरी हो चुकी है, ठीक। हम अपना जो विचारधारा है, हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो सोच है, वो मेन मकसद था कि युवाओं तक पहुंचे। उस समय फेसबुक, व्हाट्सएप था नहीं, समझ रहे हैं। तो मेन मकसद था कि विचारधारा और मीडिया कवरेज मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले हम लोग को अपनी बात कहने का। इस तरह से यहां से निकल गए और छुप कर रह जाने से आज़ादी मिल जाएगा जी। तो इन लोगों ने विचार किया कि हम लोग असेंबली में बम कांड करेंगे। 8 अप्रैल 1929, देखिए पहले हुआ सैंडर्स हत्याकांड 17 दिसंबर, 8 अप्रैल 1929 सजाने को दे देता है कि कौन घटना पहले हुआ कौन बाद, आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक। तो असेंबली बम कांड। अब देखिए, ऐसे इन लोग का किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था, ठीक, बस अपनी बात रखने का, क्योंकि फिलोसफी ऑफ द बम्स, बहरे को ऐसे कहा जाए, बहरे को सुनाई नहीं देता, उसके लिए आवाज़ की आवश्यकता होती है, कि मतलब हम लोग को एक प्लेटफॉर्म मिले, अटेंशन मिले, कि जिससे हम अपनी बात कह सके और युवाओं तक पहुंच सके। बात समझ रहे हैं? आज के जैसा नहीं है कि फेसबुक पर धक्के पोस्ट डाल दिए, ठीक ना, असर करोड़ लोगों के पास पहुंच गया, ट्विटर पर डाल दिए, उस समय था नहीं।
तो कारण क्या था? असेंबली बम कांड। तत्कालीन कारण केंद्रीय विधानसभा, आज का समझिए लोकसभा, समझ रहे हो? केंद्रीय विधानसभा आज का लोकसभा में, उसमें 2 बिल पास हो रहा था। ठीक, बिल पास क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल था दमनकारी, पब्लिक सेफ्टी के नाम पर किसी को धोके अरेस्ट कर लीजिए। ठीक, ये बिल पास होने वाला था। ठीक, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या था कि उसमें किसानों और मजदूर जो ट्रेड नहीं करते हैं उन पर मतलब अत्याचार करने वाला था। एक तो पब्लिक वाला, ये दोनों बिल जो था वो दमनकारी था। ये पास होने वाला था उस दिन 8 अप्रैल 1929 को। अब उस केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष जो थे विट्ठल भाई पटेल थे। ये भी पूछता है कि उस केंद्रीय विधानसभा में कौन कौन लोग उपस्थित थे? तो नेहरू भी उपस्थित थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, ठीक, मदन मोहन मालवीय भी थे और साइमन भी था। ठीक, बात समझ रहे हैं? उसके पहले आया था साइमन कमीशन जो आया ना, तो वो भी था। ये सब लोग वो केंद्रीय विधानसभा में उपस्थित थे। क्रांतिकारी योजना क्या थी? 2 आदमी चुने गए थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन लोग की योजना थी कि हम लोग खाली स्थान पर बम फेंकेंगे और जो अपना पर्चा फेंकेंगे और अपना बात कहेंगे न्यायालय के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, युवाओं तक पहुँचे। समझ रहे हैं? तो इन लोग का यही योजना था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अब देखिए, ये लोग गया और बम तो फेंक दिया, 2 बम फेंका, इससे कुछ हताहत नहीं हुआ, कोई क्षति नहीं हुआ, क्योंकि उद्देश्य ही वो नहीं था। 2 बम फेंके और पर्चे बांटे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। साम्राज्यवाद, यह बोल रहे हैं हम साम्राज्यवाद, ना कि समाजवाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, इस तरह के नारे लगे, बम फेंके, पर्चे बांटे और स्वयं अरेस्टिंग दिए, क्योंकि बात अपना कहना था और आत्मसमर्पण कर दिए और सोचेगा कि न्यायालय के माध्यम से अपना बात करेंगे हम। ठीक, क्योंकि मीडिया कवरेज मिलेगा अपने बात रखने का, अपने मनोभावना रखने का, नहीं तो अंग्रेजी सब अटेंशन नहीं देता था। आज भी देखिए यही लोग करता है, मीडिया कवरेज के लिए क्या कर देता है, भूख हड़ताल, मीडिया वाला पहुँचबे नहीं करेगा, मना कर दीजिए, वो छोड़ देंगे 1 हफ्ता बाद। मेन है मीडिया का अटेंशन मिले। आज भी देखिएगा एथी करने का, क्या बोलते हैं, मतलब जुलूस हो, चाहे अनशन हो, चाहे विरोध प्रदर्शन हो, इस सब का रोड जाम करना हो, चाहे कुछ करना हो, सीधा सीधी मतलब है कि मीडिया का अटेंशन मिले, कि सरकार तक बात पहुँचे कि मांग क्या है, मामला क्या है, कितना बड़ा है। ठीक है, वही बात था। तो न्यायालय के माध्यम से। अब देखिए, बचाव पक्ष में बटुकेश्वर दत्त के वकील थे आसफ अली। बटुकेश्वर दत्त के कौन हैं? आसफ अली। मगर भगत सिंह अपना स्वयं केस लड़े। बात समझ रहे हैं? भगत सिंह स्वयं लड़े और सरकारी वकील उस समय जो थे राय बहादुर सूरज नारायण सिंह। राय बहादुर उपाधि है, समझ रहे हैं? राय बहादुर सूरज नारायण सिंह। ये घटना तो दिल्ली की है, तो केसो चला दिल्ली कोर्ट में, यहां लिखे, हाथ देखते रहिएगा। और जो जज था, ये भी पूछता है, लियोनार्ड मिडिल्टन था जज इस दिल्ली असेंबली बम कांड का। लियोनार्ड मिडिल्टन। इस घटना से इतना न डर गया था सब अंग्रेज, क्योंकि उस सबके दिमागों में था कि भारतीय युवा क्यों जा रहे हैं। रूस की क्रांति में देख रहा था कि जान शासन का अंत हो गया था, अमेरिका उस सब के हाथ से निकल ही गया था। मतलब डरा हुआ था कि भारतीय युवा अगर उस मार्ग पर चल दिए तो हम लोग तो 1 सेकंड नहीं टिक पाएंगे। ठीक, तो आनन फानन में इन लोगों को काला पानी की सजा कर दिया इस केस के लिए। समझ रहे हैं? इस असेंबली बम कांड के लिए आनन फानन में मतलब काले पानी की सजा कर दिया। फिर भी सरकार इतना घबराई थी ना इन लोग को लेकर कि करे का हम। बात समझ रहे हैं? सरकार एकदम घबराई थी, देश में अलग माहौल था
ठीक, तरह तरह से छिटपुट घटनाएं हो भी रही थी, युवा जुड़ रहे थे, इन लोग का समर्थन मिल रहा था ना। तो एक तो गांधी जी थे ही जो मतलब युवा से थोड़ा सा ऊपर है, उन लोग का गांधी जी का समर्थन था ना, और युवा इनसे जुड़ते जा रहे थे। तो अंग्रेज एकदम घबराए हुए थे, सरकार घबराई हुई थी। अब सोची सरकार की करे क्या हम। पहले तो इस केस में सजा हो गई, काले पानी की सजा, फिर कहा कि नहीं, हम आपका ये सैंडर्स हत्याकांड वाला केसवा खोल दे रहे हैं। चूंकि ये आत्मसमर्पण किए हैं, इसके लिए केस खोल दिया कौन, सैंडर्स हत्याकांड वाला, ठीक, जिसको दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। सैंडर्स हत्या केस को लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। वो केस खोल दिया, ठीक, और इन लोग को देखिए लाहौर जेल भेजा। सैंडर्स हत्याकांड का केस खोल दिया, लाहौर जेल भेजा। मगर सरकार इतनी घबराई हुई थी कि भगत सिंह को, ठीक, पहले दिल्ली भेजा कि दिल्ली जेल में जाइए, इसमें इस वाले केस में दिल्ली। कहा कि ना ना ना, दिल्ली ना, मियाँ वाली जेल में भेजो, ये पाकिस्तान में आज पड़ता है। फिर कहा कि ना ना ना, यहाँ ना, लाहौर भेजो, ठीक। तब बाद में इनको लाहौर जेल में शिफ्ट किया गया, और जो आरोपी थे लाहौर षड्यंत्र केस के, उन लोग को भी कहा गया कि लाइए, इन लोग को भी रखिए। यानी राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास भी लाहौर जेल में लाए गए। और अब असेंबली बन काटने के बाद इन लोग पर कौन सा केस खुल गया, सैंडर्स हत्या केस वाला, लाहौर षड्यंत्र वाला। अब ये लोग क्रांतिकारी विचारधारा जहां रहेंगे वहीं करेंगे। आप समझ लो, ऐसे ही सोचो ना कि जहां रहेंगे वहीं पढ़ेंगे, जिस प्रॉब्लम में डाल दीजिए ना। अगर हम आपको डिस्टर्ब करना चाहें, अगर ठान लिए हैं ना, ठीक, कि जहां रहेंगे वहां पढ़ेंगे, नहीं डिस्टर्ब कर सकते आप, हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कितना हूं ट्रबल में डालिए। तो इन लोग की क्रांतिकारी विचारधारा थी। जेल में गए लो, जेल में भी क्रांतिकारी घटना होने लगी, वहां अनशन डाल दिया लो। अब ये सब सरकार और घबरा गया कि इन लोग को जेल में भी भेजे, तो जेल में भी जो अंग्रेजों के खिलाफ और जो मानवता का हनन हो रहा था उसके खिलाफ, चूंकि पढ़े लिखे थे, रूस लेनिन सबसे प्रभावित थे, पढ़ा लिखा आदमी ये सब होता है ना जी। तो जेल में इन लोग को भेजा, जेल में भी ये लोग अनशन करना चालू कर दिए, वहां भी क्रांतिकारी सोच को फैलाने लगे, विचारधारा को फैलाने लगे, ठीक। इसी क्रम में यहां से ये तीर मारे हैं, यहां लाहौर षड्यंत्र केस 1929, वो जेल में गए। तो जेल में इन लोग का भूख हड़ताल कर दिए। अब भूख हड़ताल क्यों करेंगे जी, तो भूख हड़ताल करने वाले में थे, पहले ये देख लीजिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, शिव वर्मा, ठीक, शिव वर्मा ना। पहले तो कैदी जो थे वो अपने विचार को फैलाएंगे ना, इन लोग का मेन मकसद था अपना विचार फैलाना। तो भूख हड़ताल कर दिए। भूख हड़ताल करने के पीछे इनकी मांग ये थी ना कि अंग्रेज जो थे कैदियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार और बहुत जानवरों जैसा व्यवहार करते थे, जबकि ऐसा मैनुअल में नहीं है, यूरोप में ऐसे नहीं होता है। वो आदमी है, अपराध किया है, उसको सजा दीजिए मगर इज्जत के साथ दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जेल में भी, आपके संविधान में भी उधर पढ़ाए होंगे कि वहाँ भी आप उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, जेल में भी आप उसको ऐसी नहीं कर सकते ना, उसका मौलिक अधिकार है। जेल गया तक का मौलिक अधिकार उसका छीन लीजिएगा। तो ये सब जानते थे। तो इन लोग की मांगे क्या थी कि पहली बात तो ये कि हम ना साधारण बंदी नहीं है, हम है राजनीतिक बंदी। आप समझिए बात को, राजनीतिक बंदी कहने का मतलब कि हमने जो छोटा मोटा चोरी चकारी तो कह के आए नहीं है, हम लोग शासन के खिलाफ, अंग्रेजी सत्ता का जो सम्राट है उसके खिलाफ विद्रोह किए हैं। हम लोग राजनीतिक बंदी हैं, ना कि हम चोरी डकैती करके आए हैं। तो हम लोग को उसके अनुसार ही ट्रीट किया जाए। मांग तो सही है। आज भी आप देखिएगा, कोई नेता एमपी को अगर जेल होता है तो चोर जैसा बिहेव कीजिएगा उसके साथ। आप समझिए बात को। अगर आज भी कोई नेता जा रहा है अरेस्ट होकर जेल में,
तो क्या जो चोरी करके आया है उसके जैसा उसको ट्रीटमेंट मिलेगा? नहीं, उसके लिए अलग नियम कानून है। गलती किया है, सजा भोगेगा, मतलब जो बुझाएगा वो कर दीजिएगा। तो इन लोगों का मानना था कि नहीं, हम लोग राजनीतिक बंदी है, चूंकि यूरोप से ये लोग पढ़े हुए थे, मैनुअल जानते थे, पढ़े लिखे थे उस समय, ठीक, तो राजनीतिक बंदी है। तो क्या किया जाए कि हम लोग के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था की जाए, भोजन पानी अच्छा मिले, स्वच्छ मिले, मतलब साफ सुथरा का व्यवस्था भी हो, स्वच्छता रहे, अच्छा भोजन मिले, ये मिले, यूरोपीय स्तर की सुविधा मिले। चूंकि आप कह रहे हो कि हम यूरोपीय हैं और यूरोपीय स्तर का हम लोग, हमारी सत्ता तो वहीं से कंट्रोल हो रही थी, तो आप अपने यहाँ जो देते हो राजनीतिक बंदी को, यूरोप लंदन में भी तो हो रहा होगा, यूरोप में भी तो हो रहा होगा, तो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? तो यूरोपीय स्तर की सुविधा मिलनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए कि स्नान की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए ना, पुस्तकें हम लोग को मिलनी चाहिए, ठीक, पत्र पत्रिकाएं मिलना चाहिए बिना विरोध के। हम लोग जो पेपर पढ़ना चाहें हम लोग को चाहिए, ठीक, एक अखबार चाहिए हम लोग को सरकारी खर्चे पे, ठीक। ये मांग गलत नहीं है, उचित है, सर्वथा उचित है, आज भी मिलता है और यूरोप में मिलता है, ठीक, सरकारी खर्चे पे। और अपमानजनक हम लोग से कार्य नहीं किया जाए, ठीक, कि कोई कार्य मतलब जानवरों की जैसा ट्रीट मत कीजिए। हम लोग राजनीतिक बंदी हैं, बात समझे। अगर जेलों में जाए वरना तो घटना के हिसाब से आदमी को ट्रीटमेंट मिलता है। जेल में जाना ना तो कभी दो काम करके मत जाना, चोरी करके तो मत जाना, ठीक, बात समझ। ऐसे जेल में जाना भी नहीं, मगर चोरी करके तो बिल्कुल मत जाना, और रेप केस में मत जाना, बात समझ रहे हो। चोरी करने नहीं जाते हो तो होगा क्या ना कि अगर चोरी करके गए ना तो कोई भी केसवा होगा, पुलिस पर प्रेशर आएगा, ठीक, आपका नाम रजिस्टर में हो गया, आप ही को पकड़ कर डाल देगा, अब मारेगा खूब क्योंकि बताओ कहाँ है, तो है ये नहीं है तो रिकवरी होगा नहीं, इसलिए बहुत दुखदाई होता है। तो इन लोग के ये सब मांगे थी, ठीक, कि अपमानजनक कार्य नहीं किया जाए। अब इसी चीज सबको मांग को लेकर ये भूख हड़ताल कर दिए लोग, ठीक। उस समय पेपर ओपर में छपता था, मीडिया की कुछ हद तक स्वतंत्रता थी, कुछ भारतीय मीडिया भी थे, बात समझ रहे हैं। ये बातें फैलने लगी कि जेल में ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ रहे हैं। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कुल 81 दिन तक उपवास किया है। अब देखिए 81 दिन तक, तो ये 3 चरणों में, ये देखिए दिल्ली में भी थे, उपवास किए थे, मियांवाली में भी, लाहौर में भी, इस सबको जोड़ा जाए तो कुल 81 दिन तक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और इनके साथ जो मित्र थे, साथी थे, वो कुल लगातार 53 दिन तक मतलब ये उपवास भूख हड़ताल किए थे। अब 53 दिन बाद हुआ क्या कि चारपाई, मोमबत्ती, बिजली प्रकाश, अखबार की सरकार ने मांगे मान ली, तो कुछ लोगों ने 53 दिन बाद तोड़ दिया, समझ गए, 53 दिन बाद अनशन तोड़ दिया। मगर उसी में थे एक जतिन दास। जतिन दास ये सब मांगों से संतुष्ट नहीं थे, इनकी और मांगे थी कि भोजन की व्यवस्था की जाए, पानी और स्नान इसकी व्यवस्था की जाए, और ये नहीं माने और अपना हड़ताल, भूख हड़ताल जारी रखे जेल में ही, और 63 दिन बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई। ये घटना अंग्रेजों के लिए और सरदर्द हो गया, बात समझ रहे हैं, कि 63 दिन बाद कोई भूख हड़ताल करके मर जाए, और इसलिए मर जाए कि हमको अच्छा भोजन, स्नान, पानी की व्यवस्था की जाए। कितनी बड़ी बात है। तो भारत के जनता की सहानुभूति और आक्रोश बढ़ता गया, बात समझ रहे हैं। इस मृत्यु के बाद तरह तरह के बयान आए गए। पंडित मोतीलाल नेहरू ने काम रोको प्रस्ताव लाया केंद्रीय विधानसभा में, बात समझ रहे हैं, काम रोको प्रस्ताव लाए जतिन दास की मृत्यु के बाद। और एक बयान आया कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। रोम जो जल रहा था, तो नीरो वहां का फिलोसफी है, मतलब कि जब रोम जल रहा था तो वहां के जो जिम्मेवार लोग हैं वो बंसी बजा रहे थे। तो इनका बयान था कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था, मगर हमारे देश की सरकार
2 कदम आगे है, जो युवाओं के 100 पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रही है। बात समझ रहे हैं? इस तरह के बयान आने लगे। इस सब बातों से और काम रोको प्रस्ताव से देश में माहौल जो बनने लगा, लोग जुड़ते चले गए। इससे आ गया सरकार दबाव में, भारी दबाव में। समझ रहे हैं? सरकार इसके बाद भारी दबाव में आ गई और जो मांगे हुई थी, इनकी मांगे थी, मान ली गई और अलग वार्ड बनाया। ये भी पूछता है ABC करके, मतलब जतिन दास की मृत्यु के बाद, ठीक, मांगे मांग ली गई। उसके बाद हुआ क्या कि इनके शव को, जतिन दास को लाहौर से कलकत्ता ले गया गया। इस शव यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए और बहुत ही सम्मान मिला। मतलब भारत में गजब का ही माहौल था। मतलब लाहौर से इनका शव कलकत्ता ले गया। उस दौरान लाखों लोगों ने मतलब इस शव यात्रा में शामिल हुए, बहुत सम्मान मिला। और मतलब ये घटना जो है पूरा देश में बिजली की तरह फैल गया। अंग्रेज भारी दबाव में आ गए। अब वो चाहते थे कि आनन फानन में जो ये सैंडर्स हत्या केस वाला है, भगत सिंह और लोग जो जुड़े हैं उन लोग को फांसी दे दिया जाए। सरकार इतनी घबराई हुई थी। बात समझ रहे हैं? मतलब इस तरह का माहौल था। अभी इसमें अटा नहीं है, इसको मिटाकर हम लिख दे रहे हैं कि इसके बाद की घटना केस में पीछे हम बताए हैं। ठीक, केस चला जी, केस चला 10 जुलाई 1929 को। ये सब डेट याद रखिएगा। 10 जुलाई 1929 को केस प्रारंभ हुआ, ठीक, और चला कब तक? 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आया। इस केस के दौरान भगत सिंह और उनके साथी लाहौर सेंट्रल जेल में थे और वहां पे एक स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, राय साहब पंडित श्री कृष्ण। ये पूछता है राय साहब, आप पिक्चर में भी देखे होंगे, यही बार बार जाता है, राय साहब पंडित श्री कृष्ण। केस चला। केस क्या मामला बना जी? देखिए, सरकार चाह रही थी कि केस किसी तरह से कमजोर ना हो। समझ रहे हैं? मतलब जो भी केस था इन लोग पर ओपन कर दिया। तो केस क्या चीज था? पहले सैंडर्स की हत्या प्लस 2 कांस्टेबल की हत्या का केस चला। फिर पंजाब नेशनल बैंक को लूटने का प्रयास किया था, उसका भी केस वाला दिया। ठीक, तीसरा भी सहारनपुर और आगरा में बम के कारखाने लगे हुए थे, उसका भी केसवा लाद दिया। समझ रहे हैं? अब देखिए माहौल को, उस समय की देश की माहौल की कल्पना कीजिए। इरविन जो उस समय का तत्कालीन वायसराय था, वो एकदम डरा हुआ था। उसके डरने के पीछे का कारण देखिए, एक तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का माहौल था, गांधी जी ये कर रहे थे। दूसरी बात कि ये जेल वाला हो रहा था घटना जतिन दास की मृत्यु के बाद। तीसरी बात कि ये जो चंद्रशेखर आजाद थे फरार थे और चंद्रशेखर आजाद ने इरविन को मारने का प्रयास किया था 23 दिसंबर 1929 को ना। 23 दिसंबर रेल की पटरी को उखाड़ कर, मगर ये बच गया था इरविन, चंद्रशेखर आजाद उनके साथी जो फरार थे। इस सब बातों से देश के माहौल को, जनता के सेंटिमेंट को, भावनाओं को देखते हुए एकदम सरकार कांप रही थी, डरा हुआ था कि अब क्या होगा। उस सबको लग गया था कि हमको अब वहीं नहीं बोरिया बिस्तारा बांध कर जाना पड़े। अगर इस तरह से गए तो जो जहां है मतलब पहुंचेगा नहीं, मतलब इंग्लैंड सही सलामत कोई पहुंचेगा नहीं, इस तरह से डरा हुआ था। इस सब चीज को देखते हुए 5 मई 1930 को इरविन ने विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया, मतलब तेजी करने के लिए, और 3 जजों को नियुक्त किया। जे कोंड्रिस्ट्रीम ये अध्यक्ष था, जे कोंड्रिस्ट्रीम, आगा हैदर और जेसी हिटलर ना। ये 3 जजों के विशेष ट्रिब्यूनल को सब नियुक्त किया और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आ गया। इस फैसले में फांसी की सजा मुकर्रर हुई और फांसी की सजा का डेट जो नियुक्त हुआ था वो 24 मार्च 1931 को 6 बजे हुआ था, सुबह 6 बजे। 24 मार्च
1931 को सुबह 6 बजे फांसी का डेट मुकर्रर हुआ था। मगर सरकार इतनी दबाव में थी, 3 लोगों को फांसी का सजा मुकर्रर हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन 3 लोगों को फांसी की सजा मुकर्रर हुई थी 24 मार्च 1931 को सुबह 6 बजे इस केस के फैसला के बाद। मगर सरकार तो भारी प्रेशर में थी, डरी हुई थी, देश का माहौल अलग देख रही थी ना, मतलब कि युवा जुड़ते जा रहे थे, क्या युवा क्या बूढ़े, सब लोग का सेंटीमेंट भगत सिंह के साथ था। ठीक, इस विरोध को देखते हुए सरकार ने 12 घंटे पहले ही फांसी दे दिया। 24 मार्च को था फांसी देने का, तो 12 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को शाम को 7:30 बजे फांसी दे दिया। फांसी ही नहीं दिया, सरकार इतनी डरी हुई थी कि उनके टुकड़ा करके फिरोजपुर में जलाने ले गए, जलाने का प्रयास किए। वहां गांव वालों ने देख लिया, भगा दिया गया, फिर जाकर दोबारा उनका नदी में फेंक दिया, वहां से फिर दोबारा जाकर वहां हुआ क्रिमिनेशन हुआ। बात समझ रहे हैं? और हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये घटना हो गई। ठीक, अब एक घटना है कि जब इनको भगत सिंह को फांसी पर ले जाया जा रहा था कि चलिए अभी आपकी फांसी के तख्त हो गया, तो उस समय वो किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। आप देखिए, लेनिन से बहुत प्रभावित थे, लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और कहे का कि चलिए एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, इस तरह की भावनाएं थी। और इस सब केस का सभी दस्तावेज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में रखा हुआ है आज भी। बात समझ रहे हैं? ये घटना समझ गए। अब इस फांसी के में कुछ विवाद भी है, कुछ लोगों का अलग अलग मत है। वो विवाद क्या था, वो विवाद को समझते हैं। ठीक, विवाद क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सरकार एकदम बैकफुट पर थी, मतलब सरकार का कमर टूट गया था। सरकार मतलब इस कंडीशन में थी कि जो कहिए वो मानने के लिए तैयार है। उस समय इरविन था। ठीक, अब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होने वाला था ना, हुआ, और जबकि 24 मार्च को फांसी होना था। तो सब लोग ये मान रहे थे कि गांधी जी इन लोग को छुड़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार एकदम बैकफुट पर थी ना। देखिए, 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, 24 मार्च को फांसी का डेट मुकर्रर हुआ था, बात तो हो सकता था ना। तो इस समझौते में गांधी जी शर्त तो रखे कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाए, मगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बात नहीं कि इन लोग को छोड़कर इस शर्त को एक्सेप्ट कर लिए। बात समझ रहे हैं? इस शर्त को इरविन की तरफ से कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ जाए, ये नहीं माने। इसी चीज का लोग भर्त्सना करता है और ये करता है। अब गांधी जी की अपनी अलग विचारधारा रही होगी, कुछ सोच रहा होगा, बुद्धिजीवी थे ही। उस घटना में हम जा नहीं रहे हैं, हम लोग केवल इस पर बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने क्यों ऐसा नहीं किया, काहे किया ना, उस समय क्या परिस्थितियां थी, वो अलग बात है। बात समझ रहे हैं? नहीं किए इन लोग को छोड़कर, और 23 मार्च को फांसी हो गई। 23 मार्च को फांसी होगी, 24 मार्च को मुकर्रर था और 23 को हो गई। अब 25 मार्च को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ कराची में, मतलब इस फांसी से संबंधित ही कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ कराची में, और जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसमें गांधी जी का भारी विरोध हुआ इस अधिवेशन में, यहां तक कि गांधी गो बैक के नारे लगे और गांधीवाद का नाश हो, भगत सिंह जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगे कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, और ये कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। इन सब चीजों को देखते हुए गांधी जी अधिवेशन में शामिल हुए, और इस अधिवेशन में शामिल हुए और क्रांतिकारियों की सराहना की। बात समझ रहे हैं? क्रांतिकारियों की सराहना की और संवेदना भी प्रकट की। कहीं ना कहीं गांधी जी ने क्रांतिकारी विचारधारा को माना। बात समझ रहे हैं? अब एक और घटना आती है कि 20 मार्च, 24 को फांसी होनी थी, 23 को तो वो आनंद फानन में लगाया था सब,
ठीक, 20 मार्च को ये एक पत्र लिखे थे पंजाब के गवर्नर के पास भगत सिंह। उनकी विचारधारा देखिए, उनकी विचारधारा क्या है, उस पत्र को पढ़ दे रहे हैं हम। ठीक, देखिए इस पत्र में क्या लिखे हैं कि देखिए, कह रहे हैं कि 20 मार्च को यह पत्र लिखे हैं। पत्र में क्या है कि आपके न्यायालय ने जो आरोप लगाया है कि मैं ब्रिटिश सम्राट, यानी उस समय जॉर्ज पंचम था, के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। तो पहली बात तो कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, आपका खुद का न्यायालय कह रहा है, तो पहली बात तो ये कि हम अपराधी बंदी नहीं हैं, युद्ध बंदी हैं। आपराधिक बंदी नहीं की है, युद्ध बंदी है, और हमें फांसी ना दे, गोली मार दे, क्योंकि इंग्लैंड और भारत में युद्ध चल रहा है। ये मतलब ये युद्ध स्तर पे बात हो रही थी, नहीं कि छोटी मोटी घटना, आपराधिक घटना नहीं है। क्यों ये बोले कि क्यों हमें फांसी ना दे, गोली मार दे, क्योंकि यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि मुट्ठी भर परजीवी लोग, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी विचारधारा के लोग भारत की जनता प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बंद नहीं कर देती। समझ रहे हैं? यह युद्ध अनेक रूपों में चलता रहेगा। यह युद्ध ना मैंने शुरू किया है और ना ही मेरे मरने के बाद समाप्त हो जाएगा। यह अलग अलग रूपों में आता रहेगा, कभी शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में, तो कभी रक्त रंजित आंदोलन के रूप में। और यह आपको तय करना है कि आप किस प्रकार की लड़ाई को चुनते हैं। हम युद्ध कर रहे हैं, युद्धबंदी हैं। अगर आपको मृत्यु दंड देना है तो सैनिक कार्रवाई करें और हमें गोली मार दें, मैं माफी के लिए अनुरोध नहीं करता। इस तरह की विचारधारा और इस तरह के सोच से ओतप्रोत थे भगत सिंह। बात समझ रहे हैं? इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों के कुचक्र में पड़ के भारत के वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आप इस घटना को, इस शहादत को दिल में सजो कर रखेंगे, और जब तक ये धरती रहेगी और जब तक भारतवर्ष रहेगा, इन लोग की शहादत अमर है और अमर रहेगा, और हमारे आने वाले पीढ़ियों को ये प्रेरणा देती रहेगी। देख लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए।